जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में। तो आज की जो वीडियो है वह है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मौसम की क्रियाविधि, यानी कि गर्मी के दिनों में जो अपने यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है वो आखिरकार आता कैसे, क्या क्या प्रक्रियाएं चालू होती हैं, क्या क्या क्रिया होने लगती है तब उसका, और अंत में उसका क्या होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, भारत में प्रवेश कर जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमासा। ठीक है, तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश कैसे करता है या आता कैसे है। ठीक है, कुछ ना कारण तो होंगे तभी तो आए, ऐसा तो है नहीं कि उसका मन किया और आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं तब वो क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आखिरकार भारत में आता है। ठीक है, जिसे अपन चौमासा कहते हैं। तो होता क्या है कि सूर्य 22 मार्च को कहाँ चमकता है? तो 22 मार्च को चमकता है विषुवत रेखा पे। कहाँ चलता है? यानी कि 22 मार्च को अब जो 22 मार्च आएगा, ये अब 22 मार्च आने वाला है, तो 22 मार्च को सूर्य कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे होगा। कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे। 22 दिसंबर को कहाँ रहता है? तो मकर रेखा पे रहता है, जबकि 22 मार्च को कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पे रहेगा। और इसके बाद सूर्य क्या करता है, धीरे धीरे 22 मार्च के बाद में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। क्या करता है? कर्क रेखा की तरफ, अर्थात इस तरफ बढ़ता है। उत्तरी गोलार्ध इसे कहते हैं अपन नॉर्थ पोल, अर्थात उत्तरी गोलार्ध इसे कहते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये कौन सी होती है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा। ठीक है, तो होता क्या है कि 22 मार्च के बाद सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है। क्या करता है? कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना। क्या कहते हैं अपन? सूर्य का उत्तरायण होना। क्या? उत्तरायण, यानी कि सूर्य अब कौन से गोलार्ध में प्रवेश कर चुका है? उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, सूर्य अब उत्तरायण हो चुका है। किस तरफ हो चुका है? अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अब सूर्य ज्यादा चमकेगा। ठीक है, और सूर्य की जो लंबवत किरण है वो 21 जून को, कब? 21 जून को कहां पहुंच जाती हैं? तो कर्क रेखा पर चमकती है। क्या करती है? सूर्य की जो 21 जो लंबवत किरणें होती हैं वो 21 जून को कहाँ चमकने लगती है? तो कर्क रेखा पे चमकने लगती है। अर्थात अपने भारत में जो इस जगह पे ये कौन सी रेखा गुजर रही है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा पर चमकती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है, ये कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, तो 22 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। उत्तरी गोलार्ध कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग पर, यानी कि ये वाला जो भाग है इसे क्या अपन क्या कहते हैं? उत्तरायण। यानी कि यहाँ से लेके विषुवत रेखा से लेके और यहाँ तक का ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस तरफ क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। क्या? यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें किस तरफ चमकेगी अब ज्यादा? तो उत्तरी गोलार्ध में चमकेंगी। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उसी यानी कि 22 मार्च के बाद जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो उसी के साथ में क्या होने लगता है, जो ITC-Z है, जब मैंने कल ITC-Z यानी कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में मैंने काफी अच्छे से पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा तो इससे पहले जाके वो वीडियो देख ली, तब और ये अच्छे समझ में आया, तभी समझ में आएगा। और बहुत समझ लिया ना तो ये काफी है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि 22 मार्च के बाद क्या करता है, सूर्य उत्तरायण होता है, और जो ITC-Z होता है, ITC-Z अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र, जहां क्या करती हैं, हवाएं टकराकर, क्या करती हैं, हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। क्या करती हैं? हवाएं टकराई और ऊपर। अभिसरण मतलब हवाओं का टकराव का क्षेत्र। क्या कहते हैं? हवाओं के टकराव का क्षेत्र, अर्थात टकराई और ऊपर उठ जाती है। तो निम्न दाब का क्षेत्र अर्थात ITC-Z भी क्या होता है, सूर्य के साथ ही उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। क्या करता है? सूर्य के साथ ही उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती है, जैसे ही क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती है, उसी तरीके से जो पछुआ जेठ धारा है, जो मैंने बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर आती है, जो पछुआ जेठ धारा है वो क्या करती है, और उत्तर में खिसक जाती है। यानी कि उत्तर में खिसक जाती है, यानी कि हिमालय के उस पार बहने लगती है। ये क्या है? हिमालय, अर्थात हिमालय के उस पार बहने लगती है। ठीक है, अर्थात तिब्बत मध्य एशिया में क्या करने लगती है, ये जो पछुआ जेठ धारा है वो बहने लगती है। क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें है वो क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करती है तो जो पछुआ जेठ धारा है वो कमजोर पड़ जाती है, ऊपर की ओर खिसक कर पश्चिमी मध्य एशिया अर्थात तिब्बत वगैरह इनमें क्या करती है, वो बहने लग जाती है। तो जैसे ही सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, उसी के साथ ही भारत में क्या हो जाता है, एक पश्चिमोत्तर भारत में एक लो प्रेशर का जोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लो प्रेशर का
जोन बढ़ जाता है, अर्थात निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होने लगता है। तो जब निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होने लगता है तो अर्थात यहाँ पर क्या होती है, हवाएं क्या कर रही है, यहाँ पर हवाएं टकरा रही हैं और ऊपर उठने लगती है। क्या करती है? हवाएं टकराती है और ऊपर उठने लगती है। जैसे ही सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, उसी के साथ में पश्चिम उत्तर भारत में किसका निर्माण हो जाता है? तो ITC-Z का निर्माण हो जाता है, यानी कि निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होने लगता है जैसे ही सूर्य 22 मार्च के बाद। ये क्वेश्चन आता है कि ITC-Z का निर्माण भारत में कहां पे होता है? तो पश्चिम उत्तर भारत। इसमें भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा भी चला आता है। किसका? पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान और भारत का क्षेत्र इसमें क्या होता है? तो ITC-Z अर्थात निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, जहां पर क्या करती है, हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती है। क्या करती है? हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले डालिए हेडिंग मार्च और अप्रैल महीना का। मार्च और अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि। कब? मार्च और अप्रैल। कब की? तो मार्च और अप्रैल की मौसम की, अप्रैल महीने में मौसम की क्रियाविधि। ठीक है, जैसे ही सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, वैसे क्या हो जाता है, यहाँ पर ITC-Z का निर्माण होता है और इस ITC-Z अर्थात इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए क्या करती है? स्थानीय हवाएं चलने लगती हैं। क्या करती हैं? ये स्थानीय हवाएं को बताया मैंने। ये क्या करती हैं? स्थानीय हवाएं चलने लगती है, यानी कि अब निम्न दाब का जो क्षेत्र बना है उसको भरने के लिए क्या चलती है? तो दोनों तरफ से क्या चलती है, यानी कि जो स्थानीय हवाएं होती है वो क्या करती है? उस निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगती हैं उसको भरने के लिए, क्योंकि वहां पर एक खाली स्थान जगह बन गई। कैसी जगह बन गई है? तो खाली स्थान। और खाली स्थान को भरने के लिए क्या करती है? वायुमंडल से हवाएं उस खाली स्थान को भरने के लिए चल पड़ती है। ठीक है, आप जितनी बेहतर कल्पना करोगे ना उतने ही अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना, तो ITC-Z यानी कि निम्न दाब के क्षेत्र को, इनको समझना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जितनी बेहतर कल्पना कर सकते हो आप, तो मेरा दावा है कि ये चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। तो थोड़ी देर अपनी कल्पना को छोड़िए और इस कल्पना को करने लग जाइए। ठीक है, तो ये जो निम्न दाब का क्षेत्र बना है पश्चिम उत्तर भारत में, इस क्षेत्र को भरने के लिए ये कौन सी हवाएं चलती हैं? तो स्थानीय हवाएं बोलते हैं अपन। क्या कहते हैं? स्थानीय हवाएं चल पड़ती हैं। स्थानीय हवाएं चल पड़ती हैं। ठीक है, स्थानीय हवाएं चल पड़ती हैं। आपने देखा होगा मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे यहाँ पर क्या होती है? धूल भरी आंधियां चलती हैं। क्या चलती हैं? धूल भरी आंधियां चलती हैं। आप सड़कों पे जाओगे तो धूल भरी आंधियां आ जाएंगी। और या यदि इस टाइम पे मार्च अप्रैल के महीने में शादी वगैरह या कोई भी यानी कोई प्रोग्राम के रखे जाते हैं, तो शाम को इतनी जोर से आंधी आती है कि टेंट वगैरह सब तुक जाते हैं उड़ के चले जाते हैं और धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं सड़कों पे। इसीलिए आप गोगल वगैरह यानी कि चश्मा वगैरह लगा के चलाते हैं बाइक वगैरह। तो जो भी सड़कों पे घूमते हैं यानी कि उनकी आंखों में धूल जाने की सबसे ज़्यादा समस्याएं होने लगती है। तो वो धूल भरी आंधियां कब चलती हैं? मार्च और अप्रैल में चलती हैं, क्योंकि इस समय ये ITC-Z अर्थात ये निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो कमजोर रहता है और इसको भरने के लिए क्या करती हैं? दोनों तरफ यानी कि स्थानीय हवाएं चल पड़ती हैं। क्या करती हैं? स्थानीय हवाएं चल पड़ती हैं, जिसके चलते क्या होता है? तो धूल भरी आंधियां, और शाम को कभी कभार 4-5 बजे क्या आ जाता है, एक जोर जोर से धूल भरी आंधी आ जाती है। क्या होती है? 4-5 बजे के समथिंग आंधी आ जाती है। आपने देखा होगा कि अधिकतर होता क्या है कि एक बवंडर सा उठता है हवाओं का। देखना कभी गर्मी में आप बैठे होंगे अपने गांव वगैरह में, तो एकदम से हवा क्या होती है? घूम के और ऊपर उठने लगती है। क्या करती है? घूम के और ऊपर उठ जाती है। तो वो घूम के जब ऊपर उठती है तो वो क्या करती है? अपनी आसपास की चीजों को खींचने लग जाती है। क्या करती है? अपनी आसपास की चीजों को खींचने लगती है, जैसे पन्नी वगैरह हुई, कुछ भी हुई, वो उड़कर काफी दूर तक चली जाती है ऊपर ऊंचाई पर। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो क्या होती है? हवाएं घूमकर ऊपर उठती है। वायुमंडल में ऊपर होती है घटना है, तो वायुमंडल ऊपर उठती है तो क्या होती है कि जो हवाएं होती है वो क्या करती है? उसकी तरफ आकर्षित होती है, अर्थात उसकी तरफ खींची हुई चली जाती है। और इन हवाओं को अपन क्या कहते हैं? तो स्थानीय हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? स्थानीय हवाएं कहते हैं। तो मार्च और अप्रैल में जो धूल भरी आंधियां चलती हैं वो किसके कारण चलती हैं? तो ये पश्चिम उत्तर भारत में विकसित निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से क्या चलती है? स्थानीय हवाएं चलती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं अपन? स्थानीय हवाएं चलती है। तो भारत में मार्च और अप्रैल के महीने में क्या होती है? तो धूल भरी आंधियां चलती है। क्या चलती है? धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल के महीने में चलती है धूल भरी आंधियां। इसके बाद डालिए आप
मई महीना, मार्च के बाद में अप्रैल मई, तो मई महीने मौसम की क्रियाविधि। कौन से? मई महीने में मौसम की क्रियाविधि। तो जैसे ही भारत में मई का महीना स्टार्ट होता है, क्या होता है, जैसे ही भारत में मई का महीना स्टार्ट होता है तो जो उत्तर भारत का, जो पश्चिम उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो क्या है, और ज्यादा गर्मी पड़ने से और ज्यादा धधकने लगता है। क्या करने लगता है? और ज्यादा धधकने लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्थल खंड है वो समुद्र की तुलना में जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी कि आपका रात का तापमान काफी ज्यादा नीचे चला जाता है और दिन का तापमान काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि जो चट्टान होती है वो ज्यादा गर्म, एकदम से गर्म हो जाती है और एकदम से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन जो समुद्र होता है वो इसकी तुलना में देर से ठंडा होता है और देर से ही क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि देर से तो वो ठंडा होता है पानी। आप एक काम करिए, अपने छत पे मई जून जुलाई महीने में, मई जून में जाके आप अपने हाथ को रखेंगे तो आपको हाथ, जो फर्श होगा यानी कि जो छत का फर्श होगा वो क्या होगा, इतना गर्म होगा कि आपका हाथ जलने की संभावना तक रहेगी। लेकिन वहीं पे आप यदि एक बाल्टी पानी रखी आइए सुबह जाके, तो वहां पे उस पानी में आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है। और जबकि जो स्थल खंड है वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और क्या हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसीलिए जो पानी होता है, आप अगर गर्मियों के दिनों में नहाने जाओगे तो आपको सुबह ठंडा महसूस होगा। यानी कि भले गर्मी पड़ रही है, 12 बजे जाइए आप नहाने तो ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? पानी ठंडा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप 4 बजे जाइए, 4-5 बजे के समथिंग जाओगे नहाने, नदी वगैरह, तालाब वगैरह, कुएं वगैरह जहां भी जाओगे, तो 5 बजे के समथिंग आपको पानी ज्यादा गर्म लगेगा, क्योंकि पानी क्या होता है, देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। ठीक है। तो मई के महीने में क्या होता है, मई के महीने में जो ITC-Z है, जो अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ITC-Z क्या करता है, मई के शुरुआत में यानी कि मई के पहले सप्ताह में क्या कर लेता है, भारत के दक्षिणी भारत में क्या हो जाता है, प्रवेश कर लेता है। यानी कि भारत के दक्षिणी छोर पर क्या हो जाता है, प्रवेश कर लेता है। ठीक है। तो ITC-Z भारत में कब प्रवेश हो जाता है, तो मई के पहले सप्ताह में हो जाता है। कब होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ITC-Z कब प्रवेश करता है। तो भारत में ITC-Z मई के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है। कब करता है? पहले सप्ताह में, 1 मई से लगा के 7 मई, 4-5 मई तक आप ले सकते हैं। तो मई के पहले सप्ताह, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया 5 मई। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जो ITC-Z प्रवेश करता है तो यहाँ पर क्या होने लगा है, अब हवाएं टकराकर ऊपर उठने लग रही है। क्या करती हैं, हवाएं टकराकर ऊपर उठती है। तो मैंने बताया कि हवाएं जब टकराकर ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, बरसात होती है। तो सर यहाँ पे बरसात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं वो कैसी है, शुष्क है, यानी कि उनमें नमी की मात्रा नहीं है। क्या है, हवा टकरा तो रही है, ऊपर भी उठ रही है, लेकिन अब इनमें नमी की मात्रा ही नहीं है, तो हवा बरसात कैसे करेगी? जब हवाओं में नमी की मात्रा होगी, यानी कि पानी होगा या आर्द्रता होगी, तभी तो हवाएं बरसात करेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में आप देखिए स्थानीय हवा है, पूरा का पूरा भूखंड है। क्या है, पूरा का पूरा भूखंड है। तो इसके चलते यहाँ पर जो हवा है वो आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करे, समुद्र है ही नहीं पास में। अब समुद्र होगा तभी तो वो आर्द्रता ग्रहण करेंगे, यानी कि समुद्र से नमी चुराएंगे या वाष्प चुराएंगे, तभी जाके तो वो टकरा कर ऊपर उठती है और फिर बरसात कर देती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे ही दक्षिण भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या होती है, हवाएं टकरा कर ऊपर उठती है, क्योंकि ITC-Z है। ये ITC-Z क्या होता है, मई के पहले सप्ताह में जैसे ही भारत में प्रवेश करता है तो हवाएं क्या करती है, ITC-Z का मतलब ये कि टकराना और ऊपर उठना, यानी कि गर्म हवाओं का क्षेत्र जहां हवाएं टकरा कर ऊपर उठती है। तो यहां पर क्या होता है, बरसात होती है। यानी कि दक्षिण भारत में इस बरसात को अपन क्या कहते हैं, मानसून पूर्व फुहार। क्या कहते हैं, मानसून पूर्व फुहार। ठीक है, मानसून पूर्व फुहार। तो मानसून पूर्व फुहार कहां की विशेषता है, तो दक्षिण भारत की विशेषता है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों की विशेषता कौन सी है, तो मानसून पूर्व फुहार है। तो सर यहाँ पे कैसे बरसात हो रही है, तो यहाँ पे बरसात का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र है वो काफी ज्यादा पास में है। क्या देखिए ना आप, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर। तो यहाँ पर क्या है, बंगाल यानी कि जो समुद्र है वो काफी ज्यादा पास में है, इसलिए जो यहाँ पर जो हवाएं हैं, यानी कि जो हवाएं उठ रही है ऊपर, वो क्या करती हैं, इन हवाओं को भी अपनी तरफ, यानी कि हिंद महासागर अर्थात अरब सागर, हिंद महासागर की हवाओं को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। और जो महासागरों के ऊपर जो हवाएं बहती है ना, उनमें रहती है आर्द्रता, उनमें क्या रहती है, आर्द्रता रहती है। इसीलिए जब यहाँ पर जो टकरा कर जो हवाएं उठेंगी उनमें क्या रहेंगी, आर्द्रता।
तो इसके चलते यहाँ पर क्या होती है, बरसात होती है। और जब बरसात होती है तो इसे अपन क्या कहते हैं, मानसून पूर्व पुआर। क्या कहते हैं अपन, मानसून पूर्व पुआर। और मानसून पूर्व पुआर कहाँ की विशेषता है, तो दक्षिण भारत की विशेषता है। कहाँ है, दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इन 3 राज्यों की क्या विशेषता है, तो मानसून पूर्व पुआर। पूछा जाए कि मानसून पूर्व पुआर भारत के किन राज्यों की विशेषता है, कोई भी 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो कौन सा लगाना है, दक्षिण भारत की विशेषता है, अर्थात केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की विशेषता है, जहां पर मानसून पूर्व पुआर से बरसात होती है। ठीक है, इस वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल में से क्या, केरल में लिख लीजिए इनके नाम, केरल में से आम्र वर्षा। क्या, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। ठीक है, या फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा। ठीक है, तो आम्र वर्षा और फूलों की वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, जो आम की वो छोटी सी कैरी नहीं लगती क्या, अपन उसे आम कैरी बोलते हैं आम भाषा में। अब आप जो समझना है समझ लीजिए, आपकी जो भाषा है, यानी कि जहाँ पर जो बोला जाता है, भाषा से मतलब नहीं, जहाँ पर जो बोला जाता है उसी से समझ लीजिए। तो जो आम की जो आम लगता है वो छोटा सा रहता है, तब उसे उसमें क्या होती है कि जो छोटा रहता है, तो जब उस पर बरसात होती है तो उसको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए केरल में इसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। और फूलों की वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या होती है जो कॉफी होती है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में क्या होता है, कॉफी का खूब उत्पादन होता है। भारत में कर्नाटक, केरल में ही क्या होता है, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो केरल को जो कॉफी होती है उस समय, इस समय क्या होता है, केरल जो कॉफी में क्या आता है, फूल आता है। क्या आता है, फूल आता है। फूल के बाद में क्या आता है, जो कॉफी बनेगी, तो फूल आता है ना, तो फूल किस महीने में आता है, तो मई के महीनों में ही आता है। क्या, मई के महीनों में ही आता है। इसलिए क्या होता है, तो जब वो बरसात होती है तो उस फूल को काफी ज्यादा फायदा होता है और वो एकदम से बड़ा होता है, यानी कि अच्छी कॉफी होती है उसके चलते। तो केरल में से किस नाम से जाना जाता है, तो आम्र वर्षा या फूलों की वर्षा। इसके अलावा कर्नाटक में, कौन सा, कर्नाटक, कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक में जाना जाता है कॉफी वर्षा। कौन सा, कॉफी वर्षा या कॉफी वर्षा। एक और नाम है इसका, चेरी ब्लॉसम। क्या है, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपके विषय कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल में आम्र वर्षा किसे कहते हैं, मानसून पूर्व पुआर को क्या कहते हैं, केरल में आम्र वर्षा या फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है। और मानसून पूर्व पुआर को ही कर्नाटक में कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, जो ITCZ है वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा, कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगा। क्या करेगा, कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि 10 मई को ये यहाँ पहुंच जाएगा, 15 मई को ये यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ही, इस एरो का मतलब है कि जो जो ITCZ है उसको कहाँ पहुंचना है, तो पश्चिमोत्तर भारत में पहुंचना है। जब ये ITCZ भारत में प्रवेश करने लगता है तो ये जो निम्न दाब का जो क्षेत्र बना है ये क्या हो जाता है, और ज्यादा धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये ताकतवर होने लगता है। क्या होने लगता है, ताकतवर होने लगता है। यानी कि यहाँ हवाएं टकरा कर क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। लेकिन ये अभी इतना ताकतवर नहीं है कि हिंद महासागर के ऊपर बह रही आर्द्र हवाओं को अपनी तरफ खींच सके। क्या कर सके, हिंद महासागर के ऊपर बह रही आर्द्र हवाओं को क्या कर सके, अपनी तरफ खींच सके। यानी कि हिंद महासागर से अभी इनको बुलावा नहीं आया, हिंद महासागर को इसने अभी बुलावा भेजा नहीं है। किसने, निम्न दाब ने। लेकिन जब क्या होता है, ITCZ धीरे धीरे खिसकता है, यानी कि भारत में ऊपर बढ़ने लगता है। तो 10 मई को ये यहाँ पहुंचा, 15 मई को यहाँ पहुंच गया, 20 मई को यहाँ पहुंच गया, और 25 मई तक, यानी कि मई के लास्ट, मई के अंत तक, यानी कि मई के आखिरी या सप्ताह में क्या होता है, जो ITCZ है वो खुद को पश्चिम बंगाल में, क्या, पश्चिम बंगाल में अपने आप को स्थापित कर लेता है। यानी कि पश्चिमी बंगाल क्या होने लगा, मई के अंत में आते आते मौसम के हलचल का केंद्र बन गया। क्या बन गया, जो पश्चिम बंगाल है वो किसका केंद्र बन गया, तो मौसमी हलचल का केंद्र बन गया। कब तक, यानी कि मई के अंत में, यानी कि मई के अंत में, यानी कि 25 मई के बाद में। ठीक है, 20 मई के बाद में 25 मई तक या 30 मई तक ले लीजिए आप। 25 मई तक क्या हो गया, पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है वो मौसमी हलचल का केंद्र बन चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही ये
जैसे ये क्या पर जो ITC-Z है, जब मई के महीने में, मई के लास्ट महीने में कहाँ पहुंचता है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जब पहुंचता है तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, मौसमी हलचल के चलते यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर से क्या होने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं। क्या चलने लगती हैं, हवाएं, आंधी आने लगती हैं एकदम से। या फिर अगर मौसम जो हवाओं में आर्द्रता है, आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी है, क्योंकि पास में पश्चिम बंगाल के पास में कौन लगा है, बंगाली खाड़ी लगी है। तो हवाओं की जो हवाएं हैं उनमें अगर आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी उनमें अच्छी खासी है, तो क्या होगा, मूसलाधार बरसात होगी। क्या होगी, मूसलाधार बरसात होगी। किस नाम से आना जाता है, तो देखिए जब मई के अंत में जो मौसमी हलचल है वो, उस मौसमी हलचल का केंद्र कौन बनता है, तो पश्चिम बंगाल बनता है। जब पश्चिम बंगाल बनता है तो यहाँ पर क्या होती है, काफी ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है और साथ ही क्या होती है, मूसलाधार बरसात होती है, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। यानी कि किसी का घर टूट गया, किसी का क्या हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा हलचलें होती हैं, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काल बैसाखी किस नाम से जाना जाता है, तो काल बैसाखी कहाँ की विशेषता है, तो पश्चिम बंगाल की विशेषता है। कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। काल बैसाखी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो मई का महीना होता है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपन बैसाख कहते हैं। क्या कहते हैं, बैसाख। यानी कि बैसाख काल का रूप लेके कहाँ पे पहुंचता है, तो पश्चिम बंगाल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, पश्चिम बंगाल में। क्योंकि यहाँ पर जब मौसमी हलचल होने लगती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियां आती है या फिर मूसलाधार बरसात होती है। ठीक है, इसके बाद में जो ITC-Z है वो 1 जून तक आते आते, यानी कि 1 जून या मई के अंत के दिन, या फिर 1 जून तक आते आते खुद को कहाँ स्थापित कर लेता है, तो पश्चिम उत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। यानी कि 1 जून को ITC-Z कहाँ पहुंच जाता है, तो पश्चिम उत्तर भारत में प्रवेश कर जाता है। जबकि जो सूर्य की लंबवत किरण है वो 21 जून को कहाँ पहुंचती है, तो 21 जून को पहुंचती है मकर रेखा पे। कहाँ पहुंचती है, मकर रेखा पे। यानी कि मैंने बोला था ना कि लंबवत किरणों के साथ साथ क्या होता है, जो ITC-Z है वो भी उसी की दिशा की तरफ खिसकने लगता है। यानी कि उत्तरायण में जाएंगे तो उत्तरायण तरफ चल देगा, और दक्षिणायन जाएंगे यानी दक्षिण यानी मकर रेखा की तरफ जाएंगे तो मकर रेखा की तरफ चल देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्यों है, लेकिन जो सूर्य है वो, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें तो पहुंच रही है कर्क रेखा पे 21 जून को, लेकिन जो ITC-Z है वो खुद को 1 जून को ही क्या कर लेता है, अपने आप को पश्चिम उत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। इसका कारण यही है कि जो स्थलखंड है, स्थलखंड क्या होता है, समुद्र की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और काफी जल्दी ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो स्थलखंड है मई जून के महीनों में क्या होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर क्या होने लगती है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरीके से आग का गोला मान लीजिए इस टाइम पे। किस टाइम पे, मई जून के महीने में, यानी कि मई का अंत और जून स्टार्ट। ठीक है ना। तो इस महीने में क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो यहाँ पर क्या चलती है, एक हवा चलती है। क्या चलती है, हवाएं चलती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कहाँ चलती है, लू। यानी कि लू भारत में कब चलती, लू कहाँ चलती है, तो उत्तर भारत की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है, तो लू जो हवा है वो कहाँ की विशेषता है, तो उत्तर भारत की विशेषता है। और ये कब चलती है, तो मई के अंत और जून के स्टार्ट में। क्या, मई के अंत और जून के स्टार्ट में क्या शुरू हो जाती है, उत्तर भारत के मैदानों में तो लू चलना स्टार्ट हो जाती है। आपने सुना नहीं होगा यार, हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि हम बेटा बाहर मत जा नहीं तो लू लग जाएगी। क्या लग जाएगी, लू लग जाएगी। क्यों, लू किसका नाम है, तो हवा का नाम है। क्योंकि ये क्या होती है, काफी ज्यादा शुष्क हवा होती है। क्या होती है, काफी ज्यादा शुष्क हवा होती है। और ये हवा इतनी जल्दी अपने शरीर से नमी चुराती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक काम करिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, आप मान लीजिए आप अपना कपड़ा गीला करिए, यानी कपड़े डालने जाते हैं, तब आप बरसात के दिनों में जाते हैं, तो बरसात के दिनों में चाहे भले ही आप धूप में डाल दीजिए कपड़े, लेकिन वो क्या करेंगे, देर से सूखेंगे। क्योंकि हवाओं में क्या होती है, नमी रहती है, तो वो कपड़े की नमी कैसे सूख पाएगी। मान लीजिए आपका पेट पहले से भरा है और आपसे कहेगी भाई 2 रोटी और खा ले, तो आप कैसे खा पाओ, क्योंकि आपका पेट तो पहले से ही भरा है। लेकिन जैसे ही आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया हो और आपसे बोल दे कि भाई खाना खा ले, तो आप ऐसे टूटोगे जैसे कि पता नहीं कितने सालों से खाना नहीं मिला। तो उसी तरीके का सिस्टम है यहाँ। ये लू क्या है, काफी ज्यादा भूखी रहती है, क्योंकि इसमें कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं रहता। ये काफी ज्यादा शुष्क रहती है। क्या रहती है, काफी ज्यादा शुष्क रहती है। इसलिए जैसे ही इसको नमी मिलती है ना, ये इतनी जल्दी चुराती है उससे बहुत ज्यादा। इसीलिए
जब लू यानी कि मार्च यानी कि मई और जून के महीनों में कभी ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो लू लग जाती है, जिसके चलते कौन सी बीमारी होती है, तो डिहाइड्रेशन। कौन सी बीमारी? डिहाइड्रेशन, अर्थात उल्टी दस्त होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी आ जाती है। क्या हो जाता है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके चलते अपन उसे कह देते हैं लू लग गया है। क्या लग गया है? लू लग गया। लू क्या होती है? तो उत्तर भारत की विशेषता है। तो लू हवा यानी कि लू कहाँ चलती है? तो उत्तर भारत में चलती है। ये क्या है? लू हवाएं है। ये क्या है? लू कब चलती है? तो मई के अंत और जून के स्टार्ट में। ठीक है, तो लू कहाँ की विशेषता है? तो उत्तर भारत की विशेषता है, ना कि दक्षिण भारत की। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन आ जाए कि लू कहाँ की विशेषता है भारत में? उत्तर भारत की, पश्चिम उत्तर भारत की, तो आप पश्चिम उत्तर भारत लगा दीजिए, दक्षिण भारत की या पूर्वी भारत की। ठीक है ना, तो आपको कौन सा लगाना है? उत्तर भारत की विशेषता है कौन सी? लू। ये क्या होती है? काफी ज्यादा शुष्क रहती है। और लू तो चल ही रही है, और पहले से धूल और आंधियां, तो जैसे ही धूल भरी आंधियां, तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि 22 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, तो लू और जो आंधियां होती है ना, धूल भरी आंधियां, वो तो चलने लगी जाती है। 1 जून को क्या कर लेता है? ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है, ये अपने आप को पश्चिमी उत्तर भारत में क्या कर लेता है? स्थापित कर लेता है, जिसके चलते अब ये क्या हो जाता है? काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये क्या हो जाता है? काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि जो हवाओं का जो घेराव होता है, यानी कि वो एकदम से यूं घूमते हैं और अगल बगल की पास की हवाओं को खींचता है ना, अपन को भी खींच सकता है, इतना ताकतवर हो जाता है। जैसे चक्रवात में फंस जाओगे आप, चक्रवात अपन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं उसके अंदर कितनी तेजी से हवाएं जाती है। ठीक है ना, तो ये इतना ताकतवर हो जाता है कि ये कौन सी हवाओं को खींच लेता है अपनी तरफ? जो हिंद महासागर के ऊपर जो आर्द्र हवाएं बह रही है ना, उसे भी क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींचने लगता है। क्या करता है? जो हिंद महासागर के ऊपर अपनी जो आर्द्र हवाएं यानी कि जो नमी युक्त हवाएं बह रही है, उनको भी क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। इसके चलते, और जो हवाएं, ये जो हवाएं हैं, ये किस दिशा से आती है भारत में? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। किस दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून नाम दे देते हैं, क्योंकि ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है, ये इतना ताकतवर हो जाता है कि ये जो हिंद महासागर के ऊपर जो हवाएं बह रही हैं, उनको भी अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि उनको भी बुलावा भेज देता है कि अब आप आ जाओ। ठीक है ना, क्योंकि ये ताकतवर बन जाता है ज्यादा। तो इसके चलते ये जो हवाएं हैं, जब बुलावा आया तो जाना तो पड़ेगा, तो चली जाती हैं, और जो जिस दिशा से जाती हैं उसी की दिशा के नाम पर किसका नामकरण कर दिया जाता है? तो मानसून का नाम रख दिया जाता है। इसीलिए भारत में अपन इसको क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, क्योंकि ये जो हवाएं आ रही हैं, ये किस दिशा से आ रही है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कर दिया है। और जो उत्तर पूर्व से जो हवाएं बहती थी, उन्हें अपन क्या कहते थे? तो उत्तर पूर्वी मानसून कहते थे, क्योंकि ये उत्तर पूर्व से बह के आती है। उत्तर पूर्व की हवाएं भारत में कब बहती हैं? तो ठंडी के दिनों में बहती हैं, जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आता है? तो गर्मियों से स्टार्ट होता है। कब से? गर्मी आने के बाद, यानी कि 1 जून से। इसके बाद जब दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो ये सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर बरसात करता है। कहाँ करता है? केरल के मालाबार तट पर 1 जून को। कब करता है? 1 जून या जून का पहला सप्ताह। ठीक है, तो 1 जून को कहाँ बरसात करता है? तो केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पर क्या करता है? सबसे पहले बरसात करता है, मालाबार। ठीक है, केरल के जो तट है उसे अपन क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो केरल के मालाबार तट पर बरसात करता है, और फिर धीरे धीरे कहाँ करता है? तो पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर बरसात करता है। यानी कि ये कौन सा घाट है? तो पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पर क्या करता है? क्रमशः बरसात करता रहता है। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट पर कब टकरा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून? 1 जून को आते आते तक टकरा जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही भारत में 90% बरसात होती है। किससे होती है? तो भारत में 90% बरसात किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही क्या होती है? भारत में बरसात होती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जो ही खत्म हुआ। इसके बाद बात करेंगे अपन किसकी? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत अपन 2 शाखाएं पढ़ते हैं, हिंद महासागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। ठीक है, तो अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा को पढ़ेंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा अपना मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून खत्म हो जाएगा। फिर उसके कमजोर पड़ने के क्रम देखेंगे, और अपन वो देखेंगे चक्रवात देखेंगे। ठीक है, चक्रवातों से कैसे बरसात होती है।
और कहाँ कहाँ ये वर्षा का वितरण करता है, कहीं कहीं ये छोड़ देता है। 90% कर रहा है तो 10% जगह तो छोड़ रहा है ना, तो 10% जगह कौन कौन सी छोड़ता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये था दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का क्रम, उसे बुलावा कैसे भेजता है, ये निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक है, ये निम्न दाब का क्षेत्र भेजता है बुलावा। मैंने बोला था ना कि कारण क्या है, तो कारण यही है कि निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर निम्न दाब का क्षेत्र अर्थात हवाओं के टकराने का क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को अपन 2-3 नामों से जानते हैं। इसे कहते हैं अपन हिंदी में, अगर कभी आपके पास ऑप्शन आ जाए तो इसे अपन कहते हैं, एक तो अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या कहते हैं, अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा नाम है इसका विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। और इसको एक नाम हो रहा है मानसून निम्न दाब, मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। कौन सा, मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। ठीक है, अब ये विषुवत रेखा पे तो है नहीं, ये IT से Z है, वो विषुवत रेखा पे तो है नहीं, इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, तो मानसूनी निम्न दाब द्रोणी देते हैं। क्या देते हैं, मानसूनी निम्न दाब द्रोणी देते हैं। मतलब एक ही हैगा निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर क्षेत्र, जहां पर क्या होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और आपस में टकरा कर क्या करती है, ऊपर उठती है। गर्म हवाएं क्या करती है, आपस में टकराती है और ऊपर उठती है, उसे अपन क्या कहते हैं, निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक है, तो ये था दक्षिण पश्चिम मानसून के आने का क्रम। इसके बाद देखेंगे अरब सागर शाखा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।